हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग भारतीय संविधान को देख रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने इसका जो पहला टॉपिक था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसको हम लोग देख रहे हैं। उसमें हम लोगों ने 1909 तक जो कानून था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि दो पार्ट में इसको हम लोगों ने देखा। एक जो था कंपनी का शासन 1773 से लेकर 1853 तक, और दूसरा जो था 1858 से लेकर 1947 तक के चीजों को हम लोग देख रहे हैं। ये ताज के शासन के अंतर्गत आता है। ताज का शासन में हम लोग 1858 से 1947 तक की चीजों को कवर करेंगे, और जिसमें हम लोगों ने 1909 तक के जो हमारा मार्ले मिंटो तक था वहां तक की चीजों को हमने कंप्लीट कर लिया है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से वो सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 1919 का अधिनियम के बारे में। इससे पहले हमने 1858 का कंप्लीट देख लिया है। उसके बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम को कंप्लीट किया है। फिर 1873 का अधिनियम, शाही उपाधि अधिनियम 1876, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1919 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919 का 1919, 1935 और 1947, ये तीन अधिनियम इस बार यानी कि आज हम लोग देखेंगे, और इस तरीके से हमारा जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग संविधान सभा को स्टार्ट करेंगे, उसमें भी सारी चीजों को देखेंगे। उसके पहले हम लोग इसका एमसीक्यू कर लेंगे। कल कल इसका एमसीक्यू पूरा का पूरा कर लिया जाएगा। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं और जो भी भविष्य में क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक बार फिर से देखेंगे, ताकि आपका फिर से एक बार रिवीजन हो जाए। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और पॉइंट वाइज आप अगर नोट्स भी बना लेंगे ना, तो आपके लिए ये रामबाण साबित होगा। इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं आएगा अगर एक बार इसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से। अब हम बात करते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। अगर हम 1919 के भारत शासन अधिनियम की बात करें, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो मॉन्टेग्यू होते हैं, ये कौन था? ये भारत सचिव थे। ये कौन था? तो भारत सचिव ये थे। और जो हमारा क्या नाम है कि चेम्सफोर्ड था, ये कौन था? तो ये उस समय वायसराय था। आप याद रखिएगा 1919 का जो है भारत शासन अधिनियम, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोला जाता है। और जो 1909 का है, जो 1909 का परिषद अधिनियम है, परिषद अधिनियम, उसको मार्ले मिंटो बोला जाता है। क्या? मार्ले मिंटो। मार्ले मिंटो, जिसमें मार्ले जो थे भारत सचिव थे और मिंटो वायसराय था, वो 1909 को बोला जाता है। अगर आपसे पूछता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसको बोला जाता है। यह अधिनियम 1921 में लागू हुआ था। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना इसी अधिनियम से की गई थी। याद रखिए, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, द्विसदनात्मक विधायिका की जो स्थापना की गई थी वो इसी समय में की थी, जो आज का हमारा राज्यसभा और लोकसभा है। राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि उच्च सदन और निम्न सदन की स्थापना जो है द्विसदनात्मक द्विसदनात्मक वो इसी अधिनियम के तहत किया गया था 1919 में। प्रथम जो था वो राज्य परिषद, प्रथम जो था उसे राज्य परिषद, और दूसरा जो था उसे केंद्रीय विधान सभा या राज्य परिषद के सदस्यों की केंद्रीय विधानसभा के नाम से जाना जाता था। और जो हमारा ये राज्य परिषद था, यही आज का हमारा राज्यसभा है। राज्यसभा है जिसको उच्च सदन है हमारा, और जो केंद्रीय विधानसभा है यही आज का लोकसभा है। क्या है? लोकसभा है। लोकसभा है, ये राज्यसभा है, इसको उच्च सदन भी बोलते हैं, और इसको जो है निम्न सदन बोलते हैं। निम्न सदन, ये कब की बात की जा रही है? 1919 की। ये आज का जो हमारा लोकसभा और राज्यसभा है, उस समय का जो राज्यसभा था उसे राज्य परिषद बोला जाता था, और जो लोकसभा था उसे केंद्रीय विधानसभा बोला जाता था। अगर हम बात करें राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या जो थी वो 60 थी। कितनी संख्या थी? 60 थी, जिसमें से 34 जो होते थे ना वो निर्वाचित होते थे, और उनका कार्यकाल, याद रखिए, उनका कार्यकाल कितना होता था? तो 5 वर्षों का होता था। जैसा कि आप लोग आज जानते हैं कि जो आज का राज्यसभा है उनमें सदस्य संख्या की संख्या कितनी है? 245
सॉरी 250 ये सदस्य संख्या है, आपको पता होगा, जिसमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, वो सारी की चीजें हैं। और 6 वर्ष जो है ना इसका कार्यकाल है, कार्यकाल इसका कितना है, तो 6 वर्ष कार्यकाल है। बट उस समय 5 वर्ष इसका कार्यकाल था। कितना, राज्य परिषद का कार्यकाल कितना था, 5 वर्ष। इसमें सदस्य संख्या कितनी थी, 60, 34 लोग जो है ना वो निर्वाचित होते थे। केंद्रीय विधानसभा जो थी के सदस्यों की संख्या की बात करें तो उस समय 144 थी, जिसमें से 104 जो थे वो निर्वाचित होते थे और 40 मनोनीत होते थे। 40 मनोनीत होते थे और 104 निर्वाचित होते थे। कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 144 थी। कितना था, अगर आपसे पूछे कि जो उस समय का केंद्रीय विधानसभा था, केंद्रीय विधानसभा की सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 144 थी, जिसमें से 104 जो था वो निर्वाचित होते थे और जो 40 था वो मनोनीत होते थे। इसी को लोकसभा कहा जाता है आज का, इसी को लोकसभा आज का कहा जाता है। अगर आज की बात करें तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बट उस समय जो कार्यकाल था वो 3 वर्ष था। कितना था, 3 वर्ष। राज्य परिषद का कार्यकाल कितना था, तो उस समय 5 वर्ष था। तथा दोनों सदनों के अधिकार जो थे वो समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था, बजट को स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सिर्फ निचले सदन को था बजट पर अपनी स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार, यानी कि राज्य परिषद को इस पे अधिकार नहीं था, सिर्फ केंद्रीय विधान परिषद को इसको स्वीकृत करने का अधिकार प्रदान किया गया था। आज भी आपको पता है कि जो बजट है वो सिर्फ क्या नाम है कि लोकसभा में ही पारित होता है, और उसमें जो शक्ति है वो क्या है कि लोकसभा को प्राप्त है, राज्यसभा को नहीं प्राप्त है। उसी प्रकार से उस समय भी था, राज्य परिषद को शक्ति प्रदान नहीं थी, केंद्रीय विधानसभा को वो शक्ति प्रदान थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब अगर हम बढ़े अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो प्रति नहीं है, प्रांतों में क्या है, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। इसके जनक कौन थे, तो लियोनस कार्टिस इसके जनक थे। और प्रांतीय विषय को दो उपवर्गों में विभाजित किया गया, जिसमें हस्तांतरित और आरक्षित। कौन सा दो विषय था, तो हस्तांतरित था और आरक्षित था। हस्तांतरित और आरक्षित, ये प्रांतों की बात की जा रही है, प्रांतों में द्वैध शासन की बात की जा रही है। कौन था, हस्तांतरित और आरक्षित। इसके जो जनक है लियोनस कार्टियस को माना जाता है। जो हस्तांतरित था ना, ये विषयों पर गवर्नर का शासन होता था, और इसका कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। ये उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। और आरक्षित विषयों की बात करें तो गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। एक विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी था, एक विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। उसके तहत हस्तांतरित और आरक्षित जो विषय थे उस पे क्या नाम है कि उन पे शक्तियों का जो है कि कार्य किया जाता था, उनकी सहायता से इस पे कार्य किया जाता था। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। द्वैध शासन की शुरुआत प्रांतों में कब होती है, 1919 भारत शासन अधिनियम। जनक कौन थे, लियोनस कार्टियस थे। इसको दो भागों में बांटा जाता है, हस्तांतरित और आरक्षित। अब अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो हमारा जो अगला पॉइंट है, अब आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय की बात कर ले तो आरक्षित विषयों में वित्त होता है। आरक्षित विषय में क्या था, तो वित्त था, भूमि कर, सहायता, न्याय, सिंचाई, बिजली, गैस, कारखाना, जल मार्ग, मोटर गाड़ियां, श्रमिक कल्याण आदि जो थे ना, जो विषय थे ये आरक्षित विषय के अंतर्गत आते थे। जबकि जो हस्तांतरित विषय था उसके अंतर्गत शिक्षा, पुस्तकालय, स्थानीय स्वायत्तता शासन, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी, उद्योग, मापतौल है, ये मापतौल, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहरदान, ये आदि जो है वो हस्तांतरित विषय के अंतर्गत आते थे। ये इसके अंतर्गत आते थे। इन सारे चीजों को आप लोग याद करिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से विषय आरक्षित विषयों के अंतर्गत आते थे, निम्न में से कौन से विषय
हस्तांतरित विषय के अंतर्गत आते थे। अब चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ अपने। भारत सचिव को क्या भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किससे किस समय में हुआ था? तो यह हुआ था 1919 भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के समय हुआ था। कहां? महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन था इसका अधिकारी, किसको दिया गया था? तो भारत सचिव को अधिकार यह प्रदान किया गया था कि वह महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करे। उसके बाद इस अधिनियम ने एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया, एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया तथा 1926 में ली आयोग 1924 में एक ली आयोग बना था कि सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1924 में ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। यह 1919 का शासन अधिनियम है। और जो ली आयोग था उसके तहत 1926 में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ली आयोग 1924 में 1923-24 लिखा रहता है, 1923-24 ली आयोग गठन कब हुआ? 1926 में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी उसमें 6 सदस्य होते थे। उन 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर जो सदस्य उसमें से 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य था। भारतीय होना अनिवार्य था। सिर्फ कमांडर इन चीफ जो होता था वो भारतीय नहीं हो सकता था। कमांडर इन चीफ जो होता था वो भारतीय नहीं हो सकता था। अगर अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो सांप्रदायिक आधार पर देखिए, सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। पृथक निर्वाचक के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। किस आधार पर? सांप्रदायिक आधार पर। अगर आपको याद होगा कि सांप्रदायिक का जनक किसे माना जाता है? तो मिंटो को माना जाता है। मिंटो को माना जाता है 1909 में। देखिए 1909 में मुस्लिमों को यह अधिकार प्रदान किया गया था। मुस्लिमों को यह अधिकार प्रदान किया गया था। कब? 1909 का जो परिषद अधिनियम था उसमें मुस्लिमों को यह प्रदान किया गया था। इसको मार्ले मिंटो भी बोला जाता था। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी इसको बोला जाता था। उसमें मुस्लिमों को सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रदान किया गया था, जबकि 1919 में सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। संपत्ति कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। क्या बोल रहा है? संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। लंदन में अप्रत्यक्ष मताधिकार की बात करें तो जो हमारा 1892 का परिषद अधिनियम था उसमें अप्रत्यक्ष मतदान की बात की गई थी। मताधिकार का प्रदान किया गया था अप्रत्यक्ष रूप से। और लंदन में भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया गया। जो लंदन में एक उच्चायुक्त कार्यालय होगा भारत का, उसका सृजन किया गया और भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को इसको हस्तांतरित कर दिया गया। यानी कि 2 भाग कर दिए गए। जो कार्य अब भारत सचिव करता था उसमें से बहुत से कार्य यानी कुछ कार्यों को अब क्या कर दिया गया, जो भारत का उच्चायुक्त कार्यालय था उसको दे दिया गया। अब उसके अनुसार वहां पे भारत में कार्य होगा, जो भारत का कार्य भारत सचिव के द्वारा किया जा रहा था। पहली बार केंद्रीय बजट, याद रखिए ये पॉइंट, केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। याद रखिए पॉइंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों की बजट से अलग कर दिया गया। तो ये पहली बार था। कब? 1919 का भारत शासन अधिनियम। और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया। राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया। अब अगर अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो हमारा अगला पॉइंट है एक संवैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्यकाल 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। एक संवैधानिक आयोग का गठन किया गया था जिसका कार्य 10 वर्ष बाद यहाँ पे आके यहाँ पे जो कार्य हुए हैं उसकी जांच करना,
रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। आपको पता होगा 1927 1927 आपको पता होगा, और 1928 भी पता होगा आपको, 1928 भी पता होगा। 1928 में साइमन कमीशन, साइमन कमीशन जो था का गठन किया जाता है, और ये 1928 में भारत आता है। कहां पे आता है? भारत आता है। कौन? साइमन कमीशन, ये भारत आता है 1928 में। इसमें सदस्य कितने थे? सदस्य थे 7। कितने सदस्य थे? 7, और सातों अंग्रेज थे। सातों कौन थे? अंग्रेज थे। और इनका बहुत अधिक विरोध होता है। इसी समय साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का नारा दिया जाता है। साइमन गो बैक का नारा दिया जाता है। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का नारा दिया जाता है। और इसी में, इसी जो विरोध में जो हमारे लाला लाजपत राय थे, कौन? लाला लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जो थे, इनकी सर पे चोट लगने के कारण, लाठी लगने के कारण, सर पे लाठी लगने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है इनके सर पे लाठी लगने के कारण। कब? 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में। उस समय जब विरोध किया जा रहा था, तो उस समय इनके सर पे लाठी लगने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला उसे। उस समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, लॉर्ड जॉर्ज था। 1919 का जो अधिनियम था, उस समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था वो लॉर्ड जॉर्ज था। और महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम में। 1919 के भारत शासन अधिनियम में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। अब हम अगर बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ अपने, तो हमारा जो अगला अधिनियम होगा वो क्या होगा? 1935। 1935 का 1935 का भारत शासन अधिनियम। आपको 1919 का भारत शासन अधिनियम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये अधिनियम काफी महत्वपूर्ण अधिनियम था। इससे अधिकतर, इससे लगभग 60 से 70% जो कानून थे ना, वो ऐसा जैसा ये है उसी प्रकार से 1947 जो हमारा संविधान सभा, जो हमारा संविधान बना, उसमें इसी कानून से अधिकतर जो चीजें हैं वो यहीं से ली गई थी। 1900 भारत का शासन अधिनियम क्या कहता है? साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर यह अधिनियम बना। साइमन कमीशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि 1928 में यह भारत आता है और ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। उसी के आधार पर ये जो है ना, ये क्या है? कानून बनता है, यह अधिनियम बनता है। इसमें क्या था कि 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। अगर आज की बात करें तो हमारे संविधान में लगभग बात करें तो 450 के लगभग इसमें अनुच्छेद है। याद रखिए, एक चीज और याद रखिएगा, 450 जो गिनती में नहीं है, जो मेन है वो तो 395 अनुच्छेद है। अब इसी में उप अनुच्छेद बहुत सारे जोड़े गए हैं। साथ में इसमें जो 10 अनुसूचियां हैं उसमें 12 अनुसूचियां हैं। कितना? 12 अनुसूचियां हैं और 22 भागों में विभाजित है। 22 भागों में विभाजित है आज का हमारा संविधान। 22 भागों में विभाजित है। और ये भी जो 22 भाग हैं, ये इसमें कई उपभाग जोड़े गए हैं। इस तरीके से जो इनकी संख्या हो जाती है वो 25 भाग हो जाती है। कितना? 25 भाग इसमें हो जाते हैं, जिसमें से, और इसमें उपभाग हैं जैसे कि 9A, 9B, 14A है, उसके बाद 4 का A है। ये सारी चीजें इसमें जोड़ी गई हैं। इनकी संख्या 25 है वर्तमान में, और बट जो भाग है वो 22 ही हैं। और जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसमें कितने हैं? तो उसमें की बात करें तो 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अगर आपसे पूछता है किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। अगर आपसे पूछता है केंद्रों में द्वैध शासन, द्विसदनात्मक व्यवस्था का प्रारंभ कब किया गया था, द्विसदनात्मक व्यवस्था का प्रारंभ कब किया गया था, तो 1919 याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे अखिल भारतीय संघ तो 1935 याद रखिएगा। यहां पे इन दो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो याद रखिएगा इसको। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच
3 सूचियों, संघी सूची में 59 विषय और राज्य सूची में 54 विषय, समवर्ती सूची में 36 विषयों के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। यहाँ पे केंद्र और इकाइयों के मध्य जो है शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, जिसमें केंद्र सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। तो समवर्ती सूची था, इसमें केंद्र और राज्य यानी कि दोनों लोग यहाँ पे कानून बना सकते थे, और जो संघी सूची था उसमें सिर्फ संघ यानी केंद्र बना सकता था, सिर्फ राज्य सूची में सिर्फ राज्य के लोग कानून बना सकते थे, और समवर्ती में दोनों बना सकते थे। और अवशिष्ट शक्तियां जो थी वो वायसराय को दी गई थी। यहाँ पे 2 चीज पूछेगा, या तो वायसराय दे देगा या तो गवर्नर जनरल भी पूछ लेता है। तो अगर वायसराय भी दिया है, गवर्नर जनरल दिया है तो वायसराय लगाएंगे। अगर सिर्फ उसमें गवर्नर जनरल दिया है, वायसराय नहीं दिया गया है, तो गवर्नर जनरल लगा दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़े यानी कि अगले स्लाइड की तरफ बढ़े, तो जो ये केंद्रीय जो समवर्ती सूची ये था, केंद्रीय जो संघीय व्यवस्था अस्तित्व में आया था, बट ये क्या है ना कि कभी अस्तित्व में आ नहीं पाया। क्या हुआ, ये कभी अस्तित्व में आ नहीं पाया क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था, क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। और इस समय जो प्रांतों में द्वैध शासन था, जो प्रांतों में द्वैध शासन के स्थापना की गई थी 1919 में लियोनस कार्टिस। कौन? लियोनस कार्टिस। लियोनस कार्टियस के इसके जनक थे। इनके समय में जो द्वैध शासन प्रांतों में लाया गया था उसको अब समाप्त कर दिया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसको समाप्त कर दिया गया और अब केंद्र में द्वैध शासन शुरुआत हुई। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कब होती है? 1935 में। 1935 में केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। परिणामतः क्या होता है, संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ता है। इन दोनों विषयों को संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ता है। हालांकि यह प्रावधान भी कभी लागू नहीं हुआ, यह प्रावधान भी कभी लागू नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे अब हम लोगों ने चारों द्वैध शासन को देख लिया। एक द्वैध शासन जो था हमारा वो था बंगाल में द्वैध शासन। क्या? बंगाल में द्वैध शासन। द्वैध शासन, अगर हम बंगाल में द्वैध शासन की बात करें तो ये कब आया था? तो ये आया था 1765 में। और समाप्त कब हुआ था? तो 1772 में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लाया गया था और वारेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त किया गया। और आपसे पूछे कंपनी में द्वैध शासन, क्या कंपनी में द्वैध शासन, कंपनी में द्वैध शासन अगर इसकी बात करता है तो अगर इसकी बात करें तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें लाया गया था और 1858 का अधिनियम था उसमें यह समाप्त कर दिया गया। अगर आपसे पूछे प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन ये लाया कब गया था? तो 1919 में। समाप्त कब हुआ? 1935 में। लियोनास कार्टिस इसके जनक थे। फिर पूछे केंद्र में द्वैध शासन, तो केंद्र में द्वैध शासन की बात करें तो 1935 में लाया गया था। और समाप्त की बात करें तो ये कभी लागू ही नहीं हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पे ये समाप्त भी हो जाता है क्योंकि लागू ही नहीं हुआ कभी। तो 1935 के ये आया था। तो इस तरीके से हमारा द्वैध शासन जो था चारों द्वैध शासन के बारे में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसने जो है ना, इस अधिनियम ने 11 राज्यों में से उस समय 11 थे में 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। वो कौन से 6 राज्य थे? तो बंगाल था आपका, बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत आज का उत्तर प्रदेश और असम। इसमें द्विसदनीय द्विसदनीय जो है कि विधान परिषद, द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई जिसमें से विधान परिषद और विधानसभा बनाई गई। विधान परिषद और विधान सभा बनाया गया किसमें? बंगाल में, मुंबई में, मद्रास में, बिहार में, संयुक्त प्रांत और असम। ये 6 जो राज्य है ना इनको आप लोग याद करिएगा। क्योंकि आपसे पूछेगा कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था इसमें से निम्न में से किसमें द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ नहीं की गई थी। और आपको यहाँ पे एक दूसरा कोई राज्य दे देगा
तो अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब बात करते हैं, इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग, याद रखिए दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। अब देखिए, सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व था उसका प्रारंभ की बात करें, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, तो 1909 की बात करें तो इस समय मुस्लिमों को प्राप्त हुआ था। किसको प्राप्त हुआ था? मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ था। फिर 1919 की बात करें तो 1919 में किसको प्राप्त हुआ था? तो सिखों को प्राप्त हुआ था। उसके बाद यूरोपीय ईसाइयों को प्राप्त हुआ था, सॉरी भारतीय ईसाइयों को प्राप्त हुआ था, भारतीय ईसाइयों को प्राप्त हुआ था। फिर उसके बाद आंग्ल भारतीयों को प्राप्त हुआ था और यूरोपियों को प्राप्त हुआ था। इन लोगों को सांप्रदायिक आधार पर 1919 में प्राप्त किया था और 1935 में किसको प्रदान कर दिया गया? 1935 में दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गों को भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार कर दिया गया। देखिए 1909 में सिर्फ मुस्लिमों का था, 1919 में सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को, इनको प्राप्त किया गया। 1935 में दलित जातियों को, महिलाओं को और मजदूर वर्ग को यह प्रदान किया गया। क्या? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था। फिर 1858 द्वारा जो भारत में भारत परिषद का गठन किया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। भारत परिषद का जो गठन किया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो हमारा अगला पॉइंट क्या है? जो मताधिकार का विस्तार था उसको 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार मिला। 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार मिला। अगर आपसे पूछे कि महिलाओं को मत देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला था, तो 1919 के तहत महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला था। एक चीज मैं बताऊं, जब भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था ना, तो उस समय ब्रिटेन में महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। ब्रिटेन में महिलाओं को अधिकार नहीं था मतदान देने का। और 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत 10% लोगों को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना कर 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति जो है ना वो प्रीवी काउंसिल, क्या अंतिम शक्ति? प्रीवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। प्रीवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। किससे? संघीय न्यायालय से संबंधित जो शक्ति थी उसकी बात। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता की बात करें तो इस अधिनियम में किसी भी परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। जो अधिनियम था 1935 का, इसमें सिर्फ जो परिवर्तन कर सकता था, कौन कर सकता था? तो ब्रिटिश संसद कर सकता था। प्रांतीय जो विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका, इसमें से किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती थी। प्रांतीय विधानमंडल जो है ना और संघीय व्यवस्थापिका, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकती थी। परिवर्तन करने का अधिकार किसको था? तो सिर्फ ब्रिटिश संसद को था, सिर्फ ब्रिटिश संसद को था। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से और पॉइंट वाइज आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। मुद्रा और साख पे नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। कब किया गया? तो 1935 में। 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है। संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, साथ में प्रांतीय लोक सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में, आपको पता है कि ली आयोग के अनुसार किया गया था, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन। और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है इसमें संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, साथ में प्रांतीय लोक सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसके द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। कब? 1937 में। 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इस अधिनियम में प्रस्तावना नहीं थी। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। अगर हम बात कर ले नोट, कुछ चीजें हैं जो जिन्होंने इसके बारे में कहा, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा कि एक गुलामी का एक अधिकार पत्र है। किसको कहा? 1935 का भारत शासन अधिनियम को। किसको? 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम किसने कहा इसको? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा गुलामी का अधिकार पत्र। और यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है, इंजन नहीं है। यह आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि गुलामी का अधिकार पत्र 1935 के जो भारत शासन अधिनियम था उसमें
जो गुलामी का अधिकार पत्र था ये किसने कहा? तो उसमें ऑप्शन रहेगा, तो याद रखिएगा नेहरू ने कहा। फिर अंबेडकर ने क्या कहा? तो मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। ये बोलते हैं कि मुझे इस संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि जो भारत का संविधान बना है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित यानी पुनः उसमें जोड़ दिया गया। मैंने आपसे बताया ना 60 से 70% जो चीजें है ना वो इसी अधिनियम से हमारे संविधान में जोड़ी गई हैं। 60 से 70% जो चीजें हैं वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही हमारे संविधान में जोड़ी गई हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात करेंगे। अब इस समय अब हमारा भारत आजाद हो जाएगा। इसमें ये भारत आजाद हो जाएगा 20 फरवरी 1947 को। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, ब्रिटिश प्रधानमंत्री याद रखिएगा कौन है? क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। क्या? ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो सत्ता है वो उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। क्या 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा? इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 30 जून को ही वो भारत को आजाद कर रहे थे तो फिर 15 अगस्त कैसे हो गया? तो बात ये थी ना कि जो 30 जून था उसमें ये नहीं कहा गया था पाकिस्तान अलग की बात नहीं की गई थी। तो इस वजह से क्या किया गया कि मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और भारत विभाजन की बात की। भारत विभाजन की बात इसमें नहीं की गई थी। उसके बाद मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और भारत के विभाजन की बात की। 30 जून 1947 को वायसराय, सॉरी 30 जून नहीं 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन द्वारा विभाजन की योजना पेश की गई, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। 3 जून 1947 को विभाजन की योजना पेश किया गया, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। माउंटबेटन योजना कहा जाता है, उसको पेश किया। फिर उसके बाद इसे मुस्लिम लीग और इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। आपसे पूछेगा ब्रिटिश संसद में जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था कब पारित किया गया, कब प्रस्तावित किया गया? तो 4 जुलाई 1947 को। और आपसे पूछेगा कि इसको स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो 18 जुलाई 1947 को। मुख्य बिंदु क्या था अगर हम बात करें इसका? तो मुख्य बिंदु की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज्य समाप्त हो गया और भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज्य समाप्त हो गया और भारत को एक क्या है कि स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। कब? 15 अगस्त 1947 को। भारत का विभाजन कर दो नए डोमिनियन भारत और पाकिस्तान जिसमें से बना। वायसराय का पद जो है कि वो समाप्त कर दिया गया और दोनों डोमिनियनों में गवर्नर जनरल का पद का सृजन किया गया। क्या? गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। और इस तरीके से जो माउंटबेटन थे, वायसराय थे, वो भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था सी राजगोपालचारी। कौन? सी राजगोपालचारी। ये भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। सत्ता का उत्तरदायित्व जो है ना संविधान सभा को सौंपा गया। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वह विधानमंडल के रूप में ही कार्य करेंगी। क्या कहा गया कि जो संविधान सभाएं था ना वो जब तक संविधान का निर्माण नहीं कर लेती हैं तब तक वो विधानमंडल के रूप में कार्य करेंगी। भारत का सचिव जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया। इसको बनाया कब किया गया था? 1858 में।
1958 में भारत सचिव का पद लाया गया था। और जो इसके सदस्य थे, यानी इसकी भारत सचिव की सहायता के लिए जो 15 सदस्यों का गठन किया गया था 1858 में, उसको 1935 में समाप्त कर दिया गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम में ही समाप्त कर दिया गया था। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो ब्रिटिश रियासतों को स्वतंत्र कर दिया गया। जो ब्रिटिश के अंतर्गत रियासत थे उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया और उन्हें छूट दी गई कि वो या तो भारत में शामिल हो सकते हैं, या तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या तो स्वतः बताएं कि स्वतंत्र रह सकते हैं। फिर उसके बाद इसने भारत के गवर्नर जनरल, प्रांतीय गवर्नर को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया। यह राज्यों के मंत्रिपरिषद से परामर्श से कार्य करेंगे। शाही उपाधि से भारत का जो सम्राट पद था समाप्त कर दिया गया। 14-15 अगस्त 1947 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो डोमिनियनों को हस्तांतरित कर दी गई। दो डोमिनियन कौन से? तो भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। 1946 में जो संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हमने आज कंप्लीट किया। आज बहुत खुशी, मुझे अंदर से बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि हमने जो भारतीय संविधान को स्टार्ट किया था उसका जो पहला टॉपिक था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसको कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हम लोगों ने पूरा 1773 से लेकर 1773 से लेकर 1947 तक के जितने भी कानून बने थे उनको कंप्लीट किया है। इसको हम लोगों ने दो पार्ट में देखा है। दो पार्ट कौन सा था? तो पहला पार्ट था कंपनी का शासन। क्या था? तो कंपनी का शासन था। और जो दूसरा था हमारा वो था ताज का शासन। क्या था? ताज का शासन। कंपनी का शासन जो है वो 1773 से लेकर 1858 तक, और ये 1800 कानून जो था, अधिनियम जो था 1853 वाला ही था, और 1858 से लेकर 1947 तक में हमने ताज के अंतर्गत भारत के शासन को देखा, और 1773 से 1858 तक हमने कंपनी के शासन के अंतर्गत भारत के शासन को देखा। इस तरीके से हमारा यह पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा संविधान सभा। क्या? संविधान सभा। किस प्रकार से हमारी संविधान सभा बनी थी, इसमें सदस्य कितने थे, लोग कितने थे, ये सारी चीजों को एक एक करके हम लोग कंप्लीट करेंगे और उम्मीद करेंगे कि, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा जो पहला टॉपिक था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कल हम लोग क्या देखेंगे? तो कल हम लोग देखेंगे कि जो इसके एमसीक्यू हैं, जितने भी एमसीक्यू हैं उसको कल हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक बार फिर से हमारा रिवीजन हो जाएगा और सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगर आप लोगों ने इसका क्या नाम है कि नोट्स नहीं बनाया तो एक बार आप नोट्स बना लेंगे ना, तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। आपके लिए बेहतर ये हो जाएगा कि आपका खुद का एक बार तो, पहली बात तो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, दूसरी बात आप जब नोट्स बनाएंगे तो फिर पढ़ेंगे, और जब लिखते हैं ना, जब हम चीजों को लिखते हैं तो हमको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती है और ज्यादा समझ में आती है। तो हमारा जो कॉन्सेंट्रेट होता है ना वो सिर्फ लिखने में होता है और अच्छे से लिखने में होता है। और जब आप एक एक चीजें आपको याद होने लगती है ना तो आपका इंटरेस्ट जो है ना वो बढ़ जाता है। इस वजह से आप लिखा करिए, चीजों को लिखा करिए, अपना खुद का नोट्स बनाइए और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये नोट्स जो है ना, ये पीपीटी जो है, ये पीडीएफ जो है बहुत अच्छा है। इसका जो कंटेंट है वो कंटेंट इतना अच्छा है कि क्या नाम है कि इससे बेहतर आपको कहीं पे नहीं मिलेगा एक किताब में। ये 2-3-4 किताबों का मैंने ऐड ऑन करके बनाया है इसमें। कल हम लोग इसका एमसीक्यू देखेंगे और आप लोग देखेंगे कि आप लोग में कोई भी किसी भी प्रकार का किसी को दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, आप सभी क्वेश्चन को कर ले जाएंगे अगर आप लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा। और जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, यानी कि पहली बार हमारी क्लास को देख रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो हमारे द्वारा यहाँ पे अपलोड की जाए वो आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।